हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के लिए ये जीएस का मॉक टेस्ट होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम भी है और इंटरव्यू भी है। रिटन एग्ज़ाम 200 मार्क का होगा और इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 230 अंकों पर बनेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसमें दो पार्ट रहेंगे। जीएस पूछा जाएगा और आपका सब्जेक्ट। जीएस से कुल मिला के 60 अंक और सब्जेक्ट के कुल मिला के 140 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस में प्रश्न कितने होंगे? तो कुल मिला के 30 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न होगा 2 अंक का, और इसी प्रकार से 70 प्रश्न होंगे आपके विषय से। तो यहाँ पर हम लोग जीएस, जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा, आपने किसी भी विषय से आवेदन क्यों न किया हो, जीएस तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसी के लिए ये मॉक टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रश्न हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा सिलेबस आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपको पता चल जाएगा कि जीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि व्यर्थ की मेहनत आपको नहीं करनी है, बिल्कुल टू दी पॉइंट ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आज का ये मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा, और इसी प्रकार से क्रमशः आपको इस चैनल पर जीएस के लिए प्रतिदिन मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। परीक्षा तिथि क्या है? 16-17 फरवरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 1। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीटी भी आपके जीएस में शामिल है, तो उसी पर आधारित आपका ये पहला प्रश्न लिया गया है। और ऐसे ही प्रश्न पिछली बार परीक्षाओं में पूछे भी गए थे, तो बहुत सारे प्रश्न तो यहाँ पर बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था कि 1 MB मेगाबाइट, यानी कि 1 मेगाबाइट जो है ये किसके बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 गीगाबाइट या फिर 1024 बिट। तो देखो दोस्तों, ये जो आपका 1 MB होता है ना, 1 MB, ये आपका 1024 KB यानी कि किलो बाइट के बराबर होता है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो डेटा मेजरमेंट चार्ट है, यहाँ से कुछ प्रश्न हो सकता है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाए। तो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं बिट। एक बिट क्या होता है? ठीक है, बिट इसे सिंगल जो है बाइनरी डिजिट से 0 से या 1 से डिनोट करते हैं। ठीक, तो बिट से बड़ा होता है निबल। ठीक है, एक निबल जो होता है इसमें कितने बिट होते हैं? 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, और 8 बिट जब मिल जाते हैं तब बनता है आपका एक बाइट। ठीक है, तो ध्यान देना कि पहले बिट, फिर निबल, फिर बाइट। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। इसी प्रकार से 1 KB में, यानी कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं, और कुल मिला के 1024 किलो बाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बनाते हैं। तो 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 किलो बाइट्स। और देखो, बात हो गई एक मेगाबाइट की, 1 MB की। तो इसी प्रकार से जब 1024 MB आपका यहाँ पर बनने मिलेगा, तब ये क्या बनता है? 1 GB बनता है। ठीक है, 1 GB बराबर 1024 MB। और ध्यान देना यहाँ पर कि जब आपका बनेगा ये आपका हो गया ना 1 GB, तो 1024 GB यानी कि 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 KB के बराबर क्या होता है? TB, 1 TB। तो ये टेराबाइट बन गया। और इसी प्रकार से 1024 टेराबाइट जो है मिलकर 1 पेटाबाइट बनाते हैं। तो क्रम से याद रखना, सबसे पहले बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर MB, फिर GB, फिर TB। तो यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलने होंगे तो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट लिखे गए हैं सभी। 22 जून, 22 मई, 22 अप्रैल और 22 सितंबर। अच्छा, आप क्या बता सकते हो क्या कि यहाँ पर जो 22 जून है, 22 मई है, 22 अप्रैल है, 22 सितंबर है, कौन कौन से दिवस इन डेट्स पर मनाए जाते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 जून को प्रतिवर्ष होता है विश्व वर्षा वन दिवस। ठीक है, ये याद रखना। और 22 मई को क्या मनाते हैं? यही आपका आंसर है, जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को।
22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 22 सितंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रोज डे, वर्ल्ड रोज डे फॉर द कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, तो ये सारे जो चारों दिवस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस बार 22 मई को जो आपका जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या रही, तो थीम रही थी योजना का हिस्सा बने, ये थीम है, और इसे नागालैंड में मनाया गया था। नागालैंड का जो पेरेन जिला है उसमें जलुकी टाउन के नागालैंड में मनाया गया था 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ये याद रखना। थीम क्या है, योजना का हिस्सा बने। अगला क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो जैव विविधता की दृष्टि से जो सबसे संपन्न क्षेत्र फ्रेंड्स ये है आपका पश्चिमी घाट, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। देखो ये जो आपका पश्चिमी घाट है ना, ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में जाके समाप्त होता है। इस क्षेत्र में कुल 39 संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कई बार एग्जाम ये भी प्रश्न भी पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है आपकी अनैमुड़ी, जो कि कहाँ पर स्थित है, अनैमुड़ी स्थित है आपकी केरल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची ए को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पीसीकल्चर और ओलेरी कल्चर। यहाँ पर है सब्जी की खेती, मछली पालन, वृक्षों की खेती और अंगूर की खेती। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो आपका विटीकल्चर होता है ये अंगूर की खेती से संबंधित है। वेजिकल्चर ये मतलब सब्जी की खेती हो जाता है। पीसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं, और ओलेरी कल्चर जब कोई वृक्षों की खेती करता है उसे कहते हैं ओलेरी कल्चर। तो इस प्रकार से आपको इसे मैच कराना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली में है, यानी कि क्वेश्चन का विकल्प ए करेक्ट है। और आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना होती है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर 5 जून 1980 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो झूम खेती ये तो हो नहीं सकता, आयुष्मान भारत यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी जो है ब्लू इकोनॉमी और स्वच्छता ही सेवा ये दोनों भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको बताना है। फिलहाल 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में जो अभियान शुरू हुआ था उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसी के साथ आप ये भी याद रखना कि जो डीप ओशन मिशन है DOM और ब्लू इकोनॉमी इसे भारत सरकार ने जून 2021 को मंजूरी दी थी, यानी कि आपका जो ये ब्लू इकोनॉमी वाला है इसको आप 2021 से शुरुआत मान सकते हैं। अब आपको बस एक बताना है, स्वच्छता ही सेवा ये जो पहल है ये कब शुरू की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लू कार्बन क्या है, आपको बताना है कि ब्लू कार्बन क्या होता है। 4 विकल्प हैं, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, या वन जैव मात्रा, बायोमास और कृषि मृदा में प्रक्षादित कार्बन, या फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, या फिर वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्लू कार्बन होता है ये क्या होता है, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों द्वारा प्रग्रहित जो कार्बन है इसे कहते हैं ब्लू कार्बन। तो विकल्प 7 का विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। तो झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, इसमें उत्तर है आपका विकल्प डी, मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मैं आपसे 2 बहुत ही सरल प्रश्न करता हूँ, आपको बस ये बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब कितने स्टेट से होकर गुजरती है, और इनके नाम आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से आपको बताने हैं, क्रम से। आसान सा प्रश्न है, बहुत सारे ट्रिक भी आप लोग जानते होंगे, तो उसका इस्तेमाल करके आप आंसर जरूर लिखिएगा। देखो आंसर लिखने का फ़ायदा ये होगा ना कि अगली बार जब परीक्षा में ये प्रश्न आ भी जाए तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे,
तो अगर आपको नहीं आता है तो भी आप सर्च करिएगा, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के सबसे निकट के बाद वायुमंडलीय परत का नाम क्या है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? पूछ रहा है कि ये तो हमारी पृथ्वी हो गई, इस पर जो वायुमंडलीय परत है इसको छोड़ने के बाद ये जो दूसरी परत है इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल, या फिर एक्सोस्फियर। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो एक्सोस्फियर है इसको क्या कहते हैं? इसको वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल, वायुमंडल या फिर वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये दूसरी भी लेयर है ना, पहली लेयर को क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे आप ट्रोपोस्फियर। दूसरी होती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि इसमें विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ। देखो ये हो गया, ये हो गई हमारी पृथ्वी। इसके बाद यहाँ पर आपका है ट्रोपोस्फियर, ये है आपका समताप मंडल, फिर आता है मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, और ये है आपका वायुमंडल या एक्सोस्फियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे स्थान पर है आपका समताप मंडल। समताप मंडल मतलब आपका हो गया यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है ये आपका दूसरा जो लेयर है उसका नाम होता है। पहले लेयर पर होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है आपका समताप मंडल। ये आप याद रखना, और ये क्रम भी आप याद रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर वायुमंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? राज्यों के वित्त से, केंद्र और स्वशासित सरकारों के वित्त से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है राज्यों और केंद्र के वित्त से। तो राज्यों और केंद्रों के बीच वित्त का जो बंटवारा होता है उसी से संबंधित है संघीय वित्त आयोग। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के अनुसार आयोग हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है, यानी कि वित्त आयोग का जो गठन होता है वो कितने समय में होता है? 5 साल में होता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सबसे हालिया वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को, और इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को सौंपी गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। 16वां वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित वित्त आयोग है, करेक्ट है। अरविंद पनगढ़िया को 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व बंटवारे का निर्धारण करने के मुख्य कार्य के साथ आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोनों ही विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं, और जो आपका कोड दिया गया है इसमें से आप उत्तर चुनेंगे विकल्प सी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेला 2025 पर यहाँ पर 2 कथन है। पहला कथन है कि कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है। कुंभ मेला जो है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है, करेक्ट है। यह महोत्सव प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में आयोजित किया जाता है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं, उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखो यहाँ पर जो मेन हाइलाइट्स हैं उसको देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। यूपी कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन और नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। डीजीपी का चयन अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और शेष कार्यकाल पर विचार करते हुए एक समिति के द्वारा किया जाएगा। केवल वे ही अधिकारी इस पद के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 6 महीने की सेवा बाकी हो। नियुक्त डीजीपी न्यूनतम 2 वर्ष तक पद पर रहेंगे। चयन समिति में कौन कौन से लोग रहेंगे? एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के प्रतिनिधि और अन्य लोग इसमें शामिल रहेंगे। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया है? तो आपको पता ही है कि 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस होगा इस पर मुख्य अतिथि हो सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर जो बाकी नाम है जैसे कि शिंगेरू इशिबा, ये शिंगेरू इशिबा जापान के पीएम हैं। यून सुक एओल कौन है? ये जापान के पीएम हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। इसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे होता है?
FIACS द्वारा, सिस्टम एनालिसिस द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा या फिर SSST के द्वारा। तो उत्तर बनेगा कि शिक्षक के कार्यों का जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है ये FIACS के द्वारा किया जाता है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। FIACS क्या है? इसे कहेंगे फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तकनीक है किसके लिए? एनालाइजिंग क्लासरूम इंटरेक्शंस। तो FIACS के द्वारा ही अध्यापक का जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है ये संभव होगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि FIACS ये जो मेथड है किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्लैंडर्स ने इसका प्रतिपादन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी फ्रेंड्स, ये बनी थी 1968 में। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत सरकार ने साल 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति घोषित की थी। इसे इंदिरा गांधी सरकार ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 के आधार पर बनाया था और इस नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने पर ध्यान दिया गया था। कब? जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। इस नीति में माध्यमिक शिक्षा में 3 भाषा फार्मूला यानी कि त्रिभाषा फार्मूला का इस्तेमाल भी इसमें किया गया था और 14 साल के जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है। अगर आपका अगला क्वेश्चन होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी? यानी कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जन ऑफ 1950। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका विकल्प है उसमें सही जवाब क्या बनेगा? देखो फ्रेंड्स, इसमें सही जवाब है विकल्प बी, ए सुवर्जियन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो प्रश्न होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे अगले भाग में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा और आगे की तैयारी आप करना चाहते हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।